उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से आने वाली। इसी पर आपको विस्तार से आज जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आज वोटिंग होनी है और चमोली की बद्रीनाथ सीट है जहां वोटिंग होनी है और हरिद्वार की मंगलोर सीट है जहां पर आज वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बद्रीनाथ में 1,02,145 वोटर हैं, जबकि मंगलौर में 1,19,930 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही जगहों पर कुल 4,200 कर्मचारी और सुरक्षा बलों की तैनाती रहने वाली है। बद्रीनाथ में पहली बार हाई एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 17 गांवों के 3,888 वोटर्स अपना वोट डालेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के लिए हमारे साथ बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल है, मंगलौर से हमारे साथ मनोज जुआल है। दोनों के पास जाएंगे और जल्दी से अपडेट लेंगे इस समय का। नितिन, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, बद्रीनाथ में किस तरह से पोलिंग पार्टियां जो पहुंची है यहाँ पर आज वोटिंग के लिए तैयारियां कर चुकी हैं, कितने लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, लोग किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, विस्तार से आज की जानकारी दीजिए। क्योंकि हमने देखा है दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी जान लगा दी है इन 2 सीटों को जीतने के लिए। जी, निश्चित रूप से ठीक 8 बजे से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। 210 पोलिंग बूथों पर 1,02,145 जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। मैं इस समय सुनील बूथ पर मौजूद हूं। ये नगर क्षेत्र का एक बूथ है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो लोग अब धीरे धीरे मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। अभी जब मतदान 8 बजे से शुरू होगा तो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। कड़े सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और अगर बात करें मुद्दों की तो ये उपचुनाव जब पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो इस सीट पर तब यहाँ पे उपचुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर भी देखी जा रही है। और जिस तरीके से मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे पहाड़ों में कई हैं, सड़क के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मतदान होना है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कई चीजें, समीकरण ऐसे भी हैं जो मतदाताओं के बीच में जब हम पहुंचे थे तो कई लोगों का ये भी कहना था कि इस तरीके से दल बदल की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जब मतदान शुरू होगा 8 बजे से तो कहीं ना कहीं एक किस मुद्दे पर लोग अब आने वाले इस पूरे दिन भर में आज मतदान करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पूरे जिले में मौसम भी बड़ा सुहावना हो चुका है। सुबह हल्की बारिश जरूर थोड़ी सी ज्योतिर्मठ क्षेत्र में देखी गई, लेकिन अब यहाँ पे भी मौसम सुहावना है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगभग नीति घाटी और माणा घाटी में पहली बार मतदान होगा। तो वहां पे भी लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 3,000 से अधिक वहां पे मतदाता हैं और प्रशासन ने वहां पे पहले ही व्यवस्था की हुई है। तो लगातार मतदान स्थल पर हम भी मौजूद हैं और अब धीरे धीरे जैसे ही 8 बजेगी तो यहाँ पे मतदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे। जी, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कि मतदान में मौसम भी अपनी भागीदारी दे रहा है, क्योंकि पीछे एक हफ्ते से जिस तरह से प्रचंड बारिश हो रही थी जिसमें प्रचार करने में यहाँ पर राजनेताओं को, तमाम नेताओं को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मौसम साफ है और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज देखना होगा कितनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। नितिन, मैं लौटूंगी, मंगलौर जाएंगे। अब हमारे साथ मनोज जुआल जो यहाँ से जुड़े हुए हैं उनसे जल्दी से अपडेट ले लेंगे। मनोज, मंगलौर में क्या तैयारी की गई है? क्योंकि देखिए ये सीट बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल बताई जाती है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस सीट को जीतने के लिए। दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत आप बेहतर बता सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर मंगलौर की जनता जो है आज वोट देने वाली है? जी, मैं इस समय मंगलौर के विधानसभा में जो उपचुनाव है एक पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं और आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी देर में करेक्ट 8 बजे यहाँ पे मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खास तौर पे मुद्दे हैं, मैं आपको इस सीट का समीकरण बता दूं कि जब से राज्य बना है तब से इस सीट पर बीजेपी आज तक अपना विधायक नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है और कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार बसपा और जो कांग्रेस है उसके इस सीट पर फाइट रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पे मतदाता निकल के आएंगे, 1,19,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस उपचुनाव में करेंगे
तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ये पे कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो भी ये चाहती है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न किया जाए, क्योंकि इस चुनाव में पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिस तरीके से ये उपचुनाव देखा गया था, क्योंकि जिस यहाँ पे बीजेपी ने अपने पूरे स्टार प्रचारक से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से लेकर यहाँ पे तमाम से मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। कहीं न कहीं एक चुनाव जो बड़े नेता हैं हरिद्वार के, उनके एक साख का सवाल भी होगा, क्योंकि आज तक बीजेपी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए। और ये कहने वाली बात है कि जिस भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है वो जरूर अपना विधायक बनाती है, लेकिन इस सीट पर कुछ समीकरण कुछ अलग हैं, क्योंकि बसपा भी यहाँ पे किसी से कम नहीं आकी जा सकती है। जिस तरीके से बसपा ने यहाँ पे एक बार बसपा और एक बार कांग्रेस वो यहाँ पे इस सीट पे काबिज रही है, इसलिए ये तमाम सी बातें अब दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अब 8 बजे अब देखने वाली होगी, वोट परसेंट कितना होता है वो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पे जो चुनाव का समीकरण है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए और दोनों जो यहाँ पे नेता होंगे, यहाँ पे चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे वो यहाँ पे देर से डेरा डाले हुए। हरीश राव जी यहाँ पे मौजूद थे और कल यहाँ पे सांसद पे पहुंचे थे, लेकिन कहीं इस सीट को लेकर मुकाबला। ऑल राइट, मनोज जुआल बहुत शुक्रिया, नितिन सेमवाल आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है और पिछले कुछ समय से लगातार ये बीमार चल रही थी। 68 साल की शैला रानी रावत ने अंतिम सांसें राजधानी के मैक्स अस्पताल में ली हैं, जहां वो वेंटिलेटर पर थीं। परिवार के अनुसार विधायक का अंतिम संस्कार कल यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे उत्तरकाशी के त्रिवेणी घाट पर किया जाएगा। आज ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए शव को रुद्रप्रयाग ले जाया जाएगा। आपको बता देते हैं, शैला रानी रावत कुछ समय पहले गिर गई थी और तब से ही लगातार बीमार चल रही थी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी वो पौड़ी सांसद चुने गए अनिल बलूनी के प्रचार में सक्रिय रही थी। उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। 2012 में केदारनाथ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आई वो। स्वर्गीय शैला रानी रावत ने 2016 में हरीश रावत सरकार के कार्यालय में हुई कांग्रेस बगावत के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2017 में वो बीजेपी के टिकट पर हार गई थी। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विधायक चुनी गई। और आइए अब बात करेंगे उन जवानों की शहादत की जिनको आज पूरा देश नमन कर रहा है। जम्मू के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 शहीदों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद विनोद का ऋषिकेश के कुंदन घाट पर अंतिम संस्कार होगा। देहरादून के भानियावाला के एक घर पर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहीद विनोद का कुंदन घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाना है। आज पूरा देश नम आंखों से विदाई देगा इन देश के 5 जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल और जानकारी के साथ इस समय शहीद विनोद के घर के बाहर से मौजूद है। सत्येंद्र, ये दुख की घड़ी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर कोई अपनी तरफ से परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त कर चुका है, लेकिन ये दर्द शब्दों में बयां कर पाना परिवार के लिए मुश्किल है। हालांकि नम आंखों से लेकिन बहादुर की शहादत को ताउम्र याद रखा जाएगा। शहीद के घर से इस समय क्या अपडेट्स हैं? आज अंतिम संस्कार किया जाना है, इस पर जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल कंचन, में अभी विनोद जो शहीद हुए हैं, विनोद भंडारी, उनके घर में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों का तांता धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि विनोद भंडारी का जो ये घर है, इनके अगर हम बात करें इनके परिवार के, तो इनके पिता भी खुद आर्मी से रिटायर है। इनकी 3 बड़ी बहनें और घर का इकलौता चिराग विनोद था। विनोद के 2 बच्चे हैं, एक बेटा 4 साल का और एक 3 महीने की बिटिया है। बताया ये जा रहा है कि विनोद अभी 3 महीने पहले जब उनकी
बिटिया का जन्म हुआ था, तो वो यहाँ अपने घर में छुट्टी पे आए थे। आप देख सकते हैं कि विनोद के घर के बाहर किस तरह के लोगों का तांता लगा है। यहाँ पे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि करीब 9:30 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर अंतिम दर्शनों के लिए लेके आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से सैन्य सम्मान के साथ उनको यहाँ से विदा किया जाएगा, और उनका अंतिम संस्कार उनके जो यहाँ पे घाट है, पैतृक घाट है, वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा। जी, दुख की घड़ी है ये सत्येंद्र बर्तवाल, लेकिन परिवार को गर्व है अपने घर के सदस्य के बेटे, क्योंकि ये किसी माँ के बेटे हैं, अपनी पति की शहादत पर पत्नी को गर्व है। कल हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब नमन करने के लिए पार्थिव देह को पुष्प अर्पित कर रहे थे, उस समय हमने देखा कि किस तरह से आंखें तो नम थी, लेकिन इस शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। इस शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो परिवार की तरफ से भी आंखें नम जरूर है, लेकिन अपने घर के सदस्य के जाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल कंचन, हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक वीरों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे हर तीसरे घर से एक परिवार में, एक आर्मी में एक उनका जवान, एक बेटा यहाँ आर्मी में, अपने देश की सेना में यहाँ पे उत्तराखंड का होता है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की, क्योंकि जिस तरीके की अगर घटनाएं पूर्व में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर शहीद कहीं हुए हैं तो उत्तराखंड के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो उत्तराखंड के माँ बाप हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले देश की सेवा के लिए न्यौछावर किया। अगर हम ये बात करें तो ऐसा ही ये विनोद है, क्योंकि विनोद के फादर खुद आर्मी में हैं, उनके चाचा आर्मी बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके के पूरा परिवार आर्मी से बिलोंग करता है, और उनको ये भी पता है कि किस तरीके की घटनाएं वहां होती है। विनोद के पापा ने देखा है और वो जिया है। आज भले ही यहाँ पे गम का माहौल है, लेकिन फक्र कहीं ना कहीं विनोद के फादर को है कि जिस तरीके से उनका बेटा आज शहीद हुआ है, उनका बेटा देश के लिए न्यौछावर हुआ है। गमगीन माहौल पूरा इलाके में है। जैसे कि कल यहाँ पे जब विनोद के फादर से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले थे। आपका बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के कछुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 शहीदों के पार्थिव शरीर कल देहरादून लाए गए थे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत कई लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद विनोद के पिता भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि इस घटना का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सभी शहीदों के परिवार में से एक को राज्य सरकार नौकरी देगी। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और पौड़ी से जानकारी, जहां पर रणकी खाल निवासी शहीद हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी का पार्थिव शरीर भी घर पहुंचा है। देर शाम कोटद्वार पहुंचा है और सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार लाया गया है। आज दोनों शहीदों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। शहीद अनुज नेगी का रथुआ ढाब में अंतिम संस्कार होगा, जबकि शहीद कमल सिंह का रिड़की खाल में उनके गांव के घाट में अंतिम संस्कार होगा। आतंकी हमले में शहीद होने वालों में श्रीनगर के पास कीर्तिनगर के थाती डाबर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं। आदर्श नेगी अभी सिर्फ 26 साल के थे। उनकी शहादत की खबर के बाद उनके घर में शोक की लहर है। 2 महीने पहले ही आदर्श के चचेरे भाई की शहादत हुई थी। आदर्श नेगी 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और अब 6 साल की सेवा के बाद देश के लिए जान गंवा बैठे हैं। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। फिर सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। काफ़ी देर तक तो हुई थी,
क्या बोला था भाई ने? ऐसा के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था घर आने के लिए। 1200 करोड़ की भारी भरकम लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील हो गया हो, लेकिन बरसात में बॉर्डर के इस इंपॉर्टेंट हाईवे का बुरा हाल है। हालात तो ये हैं कि दर्जनों डेंजर जोन जहां हाईवे की राह को घंटों रोक के रखे हैं, तो वहीं इस पर सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद से सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट में एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक है कि थोड़ी सी बारिश में भी ये भरभरा कर रोड को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद देखने को मिला है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे में गाड़ी चलाने के लिए टाइम टेबल तक बनाना पड़ा। तो जिस तरह के दावे उस वक्त किए गए थे कि इससे जो है 12 मासी, मतलब 12 साल में 12 महीने ये चलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस बरसात में बार बार ये रोड ब्लॉक हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इसमें किस तरह से इसके साथ जो है व्यवहार किया गया, मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट इसके साथ किया गया। 150 किलोमीटर की रोड में 5 दर्जन से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है। इनमें से कई डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। चुपकोट बैंड, दिल्ली बैंड, घाट, बाराकोट और स्वाला ऐसे इलाके हैं जहां लगातार दरकती पहाड़ियां ऑल वेदर रोड को निगल रही हैं। हैरानी इस बात की भी है कि एनएच ने अभी तक भी इन डेंजर जोन पर रत्ती भर भी काम नहीं किया है, जबकि ऑल वेदर रोड के खतरनाक जोन को सुधारने के लिए 300 करोड़ की धनराशि मिली है। बीते दिनों की बारिश में यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक स्वाला की पहाड़ियां साबित हुई हैं। यहाँ रह रह कर गिर रहे बोल्डर्स ने हाईवे को घंटों बंद तो रखा ही। बार बार ये विषय आता है कि बरसात आते ही रोड ब्लॉक हो जाएगी। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे एनएचआई के और एनएचपीडब्ल्यूडी के लोग थे, तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल ही बनाएंगे। साथ ही यात्रियों पर संकट के बादल भी मंडरा डाले। बॉर्डर को जोड़ने वाली इस हाईवे में दर्जनों डेंजर जोन अभिशाप बन गए हैं। ऐसे में तय है कि करोड़ों की धनराशि से बनी रोड का पूरा लाभ लोगों को तभी मिलेगा जब इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। नहीं तो तय है कि आने वाले सालों में भी बरसात के दिनों में लोगों को कई दिक्कतों से रूबरू होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 15 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे। कार्य समिति में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत पार्टी के मंडल अध्यक्ष स्तर तक के करीब 1350 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्य समिति में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ ही आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा होगी।